सही से ठीक है। ओके, अब देखो बेटा यहाँ पे चैप्टर नंबर 6 में 5 में अपन को पढ़ना है लाइफ प्रोसेस के बारे में। अब लाइफ प्रोसेस क्या होते हैं तो देखो यार, सौरभ ध्यान दे, वो कर दे आप। देखो, दो तरह की चीजें होती है हमारे चारों, एक लिविंग थिंग है, एक नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग आप सब जानते हो, अपने आसपास में दीवारें हैं, ये है बोर्ड है, ये फैन है, राइट है। अब नॉन लिविंग थिंग जो है उसको कुछ, देखो दीवार को कुछ चाहिए नहीं, राइट है ना, उसको सांस लेनी है ना, उसको चलना फिरना है, राइट है ना, उसको इमोशंस है, उसको उसको अपने अस्तित्व बनाए रखने के लिए कुछ अलग से सामान चाहिए नहीं। पर अगर अपन बात करें लिविंग थिंग्स की, तो लिविंग थिंग्स किससे बने? सेल से बने, राइट है। हमने पढ़ा हुआ है हर चीज सेल से बनी है, एवरी लिविंग थिंग मेड अप ऑफ सेल। सेल किससे बना है? तो हमने मोटा मोटी पढ़ा है 9th में कि सेल बने हैं प्रोटीन और लिपिड्स, ये कुछ कंपाउंड है, केमिकल है, मान लो, ठीक है। अब क्या होता है समझो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो बने हैं सेल से, सेल बने हैं कुछ कंपाउंड से। अब एक छोटी सी ट्रिक है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो उनकी बॉडी का सेल होता है, आपने नोटिस किया होगा कि अगर आप कोई नॉन लिविंग थिंग भी, मान लो कि कोई चेयर है, अगर आप बहुत सालों तक उसको छुओ नहीं, पता है उसमें थोड़ा बहुत डैमेज आ जाता है, होता है कि नहीं होता है? घर की दीवारें भी होती है, विद टाइम मेंटेनेंस मांगती है, होता है, उसमें कुछ ना कुछ वियर एंड टीयर होता है, राइट है। वैसे ही जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उनके जो सेल है, उनकी जो बॉडी है, उसमें भी जो सेल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मरते रहते हैं और नए सेल बनते रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ, मतलब आपकी बात बताओ तो हमारी बॉडी में ना 1 साल के अंदर अंदर लगभग लगभग सारे नए सेल वापस से बन जाते हैं। आपने पता है आपके हमारे बॉडी में डेंड्रफ होता है, सिर में डेंड्रफ क्या पता है? हमारे जो सिर सर की जो स्किन है ना, स्किन, वो डेड स्किन, नई स्किन बनती रहती है। आपने सांप का भी सुना होगा एग्जाम्पल, सांप अपनी चमड़ी उतार देता है, नई चमड़ी धारण करा, वो क्या है? ओल्ड सेल है उसकी। हमारी बॉडी में जो सेल्स है वो कंटिन्यूसली, जो पुराने सेल्स है जब उनकी एज हो जाती है तो वो मर जाते हैं और उनकी जगह नए सेल आ जाते हैं, राइट है। अब जरा इमेजिन करो, तो सर क्या पुराने सेल मरेंगे ही मरेंगे? डेफिनेटली, क्योंकि नेचर ने उनको बनाया ही ऐसा है। अब एक इमेजिन करो, एक ऐसी दीवार इमेजिन करो जिसमें मान लो कि 100 ईंटें हैं, एक ईंट खराब हो गई, 2 ईंट खराब हो गई, 3 ईंट खराब हो गई, और समय रहते अगर आपने वापस से वहां पे मेंटेनेंस नहीं किया तो क्या होगा? दीवार ढह जाएगी। तो सोचो ना, हमारी बॉडी में, चलो दीवार को ठीक करना तो हमारे पास में मिस्त्री है, राइट है, हमने फोन किया, आया, उसने सब कर दिया। पर हमारी बॉडी में तो बेटा डॉक्टर कोई सेल तो लगा सकता नहीं है कि हम डॉक्टर के पास चले जाएंगे, सेल के मार्केट में मिलते तो है नहीं है। हमारी बॉडी में जो सेल्स है वो कंटिन्यूसली मर रहे हैं, मर रहे हैं, राइट है। तो उनकी जगह जो नए सेल है वो आते कैसे हैं? पर ऐसा क्या है हमारे अंदर, और ये ऑटोमेटिक हो रहा है क्या? अभी आप लोग मर गए क्या? आप लोगों की जो उम्र है ना, उतनी बार तो आपकी बॉडी के नए सेल बन चुके हैं। तो मेरी उम्र 29 है, तो मेरी बॉडी में 29 बार नए सेल बन चुके हैं, और 29 बार ओल्ड सेल जा भी चुके मर के। तो ये सब कैसे हो रहा है बॉडी में? ना तो मैं अभी डॉक्टर के पास गया ये सब रफू करवाने के लिए, ये वो कैसे है? हमको इस चैप्टर में वही समझ, बात समझ में आ रही है कि पहले तो नए सेल अगर मरते हैं तो मरने के बाद वो बॉडी से बाहर कैसे निकलते हैं, बॉडी का वेस्ट बाहर कैसे निकलता है वो समझना है। फिर जो नए सेल बन रहे हैं, भाई आपको कुछ भी नया बनाना तो आपको सामान तो चाहिए ना, उसके लिए रॉ मटेरियल तो चाहिए, तो वो आता कहाँ से फिर? बात समझ में आ रही है? हमको खेलने के लिए एनर्जी चाहिए, राइट, ताकत चाहिए, हम बहुत बार थक जाते हैं, हम खाना खाते हैं, राइट है, फिर जो ताकत आ जाती है, तो वो कैसे ताकत बॉडी में कैसे आती है, कहाँ से आती है? ऐसा क्या है हमारी बॉडी में जो हमको जिंदा रखे? तो इसका आंसर है, हमारे बॉडी में एक साथ में इतनी सारी चीजें, इतने सारे प्रोसेस हो रहे हैं कि वो सब साथ में मिलके हमको जिंदा रखे। और वो जो प्रोसेस है, उसमें सबसे पहला प्रोसेस आता है न्यूट्रिशन, सेकंड आता है रेस्पिरेशन, थर्ड आता है ट्रांसपोर्टेशन, और फोर्थ आता है एक्सक्रीशन। ये चार चीजें, ये चार प्रोसेस जो ब्रह्मांड ने या भगवान ने हमारे बॉडी में दिए हैं, ऑटोमेटिक हो रहे सभी। ये चारों चीजें साथ में मिलकर, ये अलग अलग नहीं है। न्यूट्रिशन अकेला कुछ नहीं कर सकता, रेस्पिरेशन अकेला कुछ नहीं कर सकता, ट्रांसपोर्टेशन अकेला कुछ नहीं कर सकता,
एक्सक्रीशन अकेला कुछ नहीं कर सकता, ये चारों मिलके एक साथ में काम करते हैं टीम की तरह, और तब जाके हमारी पूरी बॉडी जो है उसका मेंटेनेंस काम होता रहता है 24 घंटे जब तक हम जिंदा है। अब समझते हैं हमारे बॉडी के सेल मरते रहते हैं। सेल किससे बने हैं? तो मोटा मोटी समझो दो टाइप के केमिकल है, प्रोटीन और फैट समझ लो, लाइपेज समझ लो। तो समझो मेरे बॉडी के सेल मर गए, तो अगर मुझे मेरी बॉडी को नए सेल ऑटोमेटिक बनाती है, तो उसको बनाने के लिए प्रोटीन और लाइपेज चाहिएगा। कहाँ से मिलेगा? खाने से। न्यूट्रिशन। हमें खेलने के लिए एनर्जी चाहिए, कहाँ से मिलेगी? ग्लूकोज से। वो कहाँ से आएगा? खाने से। अब हमें बड़ा खाना क्यों इंपॉर्टेंट है? हमें हेल्दी लाइफ जीने के लिए विटामिन, प्रोटीन, आपने पहले पढ़ा होगा ना, विटामिन प्रोटीन चाहिए, कहाँ से मिलेगा? खाने से। न्यूट्रिशन सबसे पहले। न्यूट्रिशन हमको वो बेसिक रॉ मटेरियल देता है जो हमारे बॉडी को चाहिए, ताकि बॉडी अपना जो कोई सेल मर जाए तो वहां पर नया प्रोटीन चाहिएगा, खाने से आएगा। खाना खाना खाया। अब खाने में भी दिक्कत है। देखो, हम जब खाना खाते, चलो समझ में आ गया कि भाई बॉडी को जो भी सामान चाहिए, रॉ मटेरियल जो भी चाहिए नए सेल बनाने के लिए, वो खाने से मिलता है। ठीक है। इसे पता है, हमने नोटिस किया है हमारे घर पे खाना बहुत वैरायटी का बनता है। कभी दाल चावल, कभी ये सब्जी, कभी वो सब्जी, और डॉक्टर भी बोलते हैं कि अलग अलग सब्जी खाओ। क्यों? कि हमारी बॉडी को वैरायटी ऑफ केमिकल्स चाहिए, और वैरायटी ऑफ केमिकल सिर्फ एक टाइप खाने से नहीं मिलते, वो अलग अलग टाइप के खाना खाने से मिलते हैं। तो आप जितना अपने खाने में वैरायटी रखोगे, आपको उतने टाइप के क्या मिलेंगे? विटामिन, प्रोटीन। तो आपकी जो बॉडी है ना, वो अच्छे तरीके से, भाई समझो भाई आपके घर में कोई काम करने वाला है, दीवार ठीक करने वाला, अब आपने उसको सीमेंट ही लाके नहीं दिया, तो ढंग से काम हो ही नहीं पाएगा दीवार का। यहाँ जितना सीमेंट चाहिए उतना लाके नहीं दिया, तो ये काम हो पाएगा? हमसे नहीं हो पाएगा ना। जैसे बॉडी भी है, अगर आपने प्रॉपर अमाउंट में उसको सब दे दिया, जो भी विटामिन चाहिए, प्रोटीन चाहिए खाने के जरिए, तो वो ऑटोमेटिक अपना काम कर लेगा। पर वहां दिक्कत है। दिक्कत ये है कि चलो हमने खाना खाया, तो वो सारे विटामिन प्रोटीन गए कहाँ? वो तो मुंह से होते हुए पेट में, पेट से होते स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे गए। पर बॉडी का सेल तो हाथ में है, यहाँ पे देखो हर जगह सेल है। अब समझो, विटामिन प्रोटीन तो यहाँ भी चाहिए, इस सेल को भी चाहिए, इस सेल को भी चाहिए, यहाँ सेल को भी चाहिए, यहाँ सेल चाहिए, वो तो यहाँ पे है इंटेस्टाइन में। अब वो यहाँ से यहाँ पहुंचा कैसे? ऐसा तो नहीं कि भाई रात को पेट फाड़ के बाहर निकलते हैं सब सारे विटामिन प्रोटीन, और बाहर डांस करके फिर बॉडी में एंटर करते, ऐसा तो होता नहीं है कोई। आप समझ रहे हो? अब देखो बेटा, सिर्फ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन से आपको विटामिन प्रोटीन तो मिल जाएंगे, पर कोई तो चाहिए जो उसको यहाँ इंटेस्टाइन से उठा के बॉडी के हर सेल को दे के आए। दूसरा, हमारे खाने में होता है ग्लूकोज, उससे हमको मिलती है एनर्जी। पर दिक्कत है, ग्लूकोज जो होता है वो खाने से जाता है इंटेस्टाइन में। उस ग्लूकोज को जाना पड़ेगा हमारे कहाँ पे पता है? बॉडी के सेल में। सेल में कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया। आपको मैंने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। अब ग्लूकोज अकेला एनर्जी नहीं दे सकता, ग्लूकोज से अगर एनर्जी निकालनी है तो हमारी बॉडी को चाहिए ऑक्सीजन। अच्छा, तो बिना ऑक्सीजन की एनर्जी निकलेगी नहीं, तो फिर उसके लिए क्या चाहिएगा? रेस्पिरेशन। वहां भी तकलीफ है। जब हम करते रेस्पिरेशन तो ऑक्सीजन जाता है लंग्स में, अब ऑक्सीजन तो यहाँ पे है, इस एरिया में। ऑक्सीजन तो यहाँ चाहिए, हर सेल को चाहिए। अगेन, यहाँ से न्यूट्रिशन, यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ कैसे पहुंचाओगे? ऐसा तो नहीं है, ये लंग्स तो नहीं बता सकते ना, लंग्स तो यहाँ पे है। आप एक बात समझ रहे हो? अच्छा, दूसरी अब थर्ड बात, हमारी, मैंने क्या कहा, हमारी जो बॉडी है उसके सेल कंटिन्यूसली बढ़ते रहते हैं और नए बनते रहते हैं। दूसरा, जब सेल अपना काम करते हैं, देखो हमारे घर पे भी ऐसा होता है ना, जब पूरे दिन हम कुछ काम करते हैं तो बहुत सारी गंदगी होती है घर में, धूल मिट्टी अलग अलग वेस्ट होता है। तो वो क्या, वो घर से बाहर कैसे निकलता है? तो हमारे घर में जो भी साफ सफाई करते हैं लोग, वो सब कचरा इकट्ठा करते हैं, एक डस्टबिन में इकट्ठा करते हैं, फिर वो कोई गाड़ी वाला आता है उसको दे देते हैं। ऐसा होता है, राइट है? तो हमारे बॉडी में सेम टू सेम हो रहा है, हमारे सेल कंटिन्यूसली वेस्ट बनाते रहते हैं। उस वेस्ट को हम बोलते हैं नाइट्रोजिनस वेस्ट, यूरिया, यूरिक एसिड। ये इतने घातक वेस्ट है कि अगर ये हमारे बॉडी में इकट्ठे होते रहे, हम मर जाएंगे। अब समझो, अभी भी आपकी बॉडी में सब वेस्ट बन रहा है, अब वो सब सेल बना रहे हैं। अब सारे सेल का वेस्ट वेस्ट अगर बाहर नहीं निकाला गया तो क्या होगा? मर जाएंगे। अब वो सारा वेस्ट कौन निकालेगा? किडनी। वो काम किडनी का है, इसलिए हम यूरिन करने जाते हैं, वॉशरूम जाते हैं, राइट है? पर दिक्कत है, किडनी तो यहाँ पे होती है, एब्डोमेन में होती है। अब सारा वेस्ट तो हर सेल बना रहा है। अब समझो, तीन चीजें फंस गई, न्यूट्रिएंट यहाँ पे है, ऑक्सीजन यहाँ पे है। अब न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन को यहाँ से उठा के सेल तक लेके जाना है,
सेल ने जो वेस्ट बनाया वो उठा के किडनी तक लेके आना है, वो कैसे होगा? तो जो हमारी बॉडी जो वेस्ट बनाती है उसको किडनी साफ करती है, उसको बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। पर वो वेस्ट किडनी तक पहुंचना चाहिए, वो वेस्ट किडनी तक लेके जाना है, न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन सेल तक लेके जाना है, कौन लेके जाएगा? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, हमारा ब्लड। तो ब्लड क्या करता है? एक ही चीज है जो आपकी बॉडी में हर जगह है, वो है ब्लड। कहीं भी शॉट मारो खून निकलता है, राइट है? अब मालूम पड़ा क्यों? ब्लड की पहुंच हमारे बॉडी की हर सेल तक होती है। अब देखो चारों सिस्टम के साथ में काम करते हैं, खाना खाया, न्यूट्रिएंट पहुंचे, ब्लड आया, उसने उठाया, बॉडी को दे दिया, ग्लूकोज सबको दे दिया, सेल तक पहुंच गया, फिर ऑक्सीजन यहाँ आया, ब्लड आया यहाँ पे, उसने ऑक्सीजन उठाया, हर सेल को दे दिया, सेल को सब मिल गया, सेल ने अपना काम चालू कर दिया, प्रोटीन प्रोटीन मिल गया, लाइपेज मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया, ऑक्सीजन और ग्लूकोज से क्या बन गया? एनर्जी। हम खेले, प्रोटीन लाइपेज से सेल, नए सेल बन गए। अब बना, उसने बनाया वेस्ट। एक बनता है वेस्ट CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, और एक बनता है नाइट्रोजनस वेस्ट। CO2 ब्लड कहाँ लेके आता है? लंग्स में, उसके हम सांस बाहर छोड़ते हैं। और जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो कहाँ लेके जाता है? किडनी के पास में, इसलिए हमको सूझ। अब देखो चारों सिस्टम के साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। अब मान लो कि किडनी ना हो, तो अगर ब्लड से सेल सेल में से ब्लड ने वेस्ट दे भी लिया, तो किडनी तो है ही नहीं साफ करने के लिए। आप समझो, अकेला ट्रांसपोर्टेशन भी काम का नहीं है, अकेला न्यूट्रिशन भी काम का नहीं है, ये चारों सिस्टम जो साथ में काम करते हैं, तब जाके हमारी बॉडी का मेंटेनेंस काम होता है। ये बात समझ में आई? तो इस चैप्टर में हमको यही पढ़ना है। इस चैप्टर में मोटा माटी हम प्लांट और ह्यूमन के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं, जब मैं बोलता हूँ न्यूट्रिशन मतलब एनर्जी वाली रिक्वायरमेंट, ग्लूकोज और बाकी जो सब न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कैसे अंदर लेते हैं, अपन न्यूट्रिशन बोलेंगे उसे। ह्यूमंस का और प्लांट का पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे रेस्पिरेशन, ह्यूमंस का और प्लांट का। फिर पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन, ह्यूमंस का और प्लांट का। और फिर पढ़ेंगे एक्सक्रीशन, ह्यूमंस का और प्लांट का। हमको इस चैप्टर में ये चार चीजें पढ़नी। बात समझ में आ गई? तो मोटा मोटी आइडिया आ गया चैप्टर में पढ़ना क्या है। तो अब सबसे पहला प्रोसेस जो पढ़ेंगे वो है न्यूट्रिशन। इतना क्लियर है? अब न्यूट्रिशन क्या होता है? तो सिंपल है, हमारी बॉडी को बहुत सारे कंपाउंड चाहिए। दो चीज चाहिए हमारी बॉडी को, एक तो चाहिए एनर्जी, ठीक है, और एक क्या चाहिए हमको? न्यूट्रिएंट, अलग अलग न्यूट्रिएंट चाहिए, राइट है? अब पहले हम पढ़ेंगे, देखो दुनिया का कोई भी जीव हो, सबको एनर्जी और न्यूट्रिएंट चाहिए ही चाहिए, चाहिए। अब पहला हम फोकस करते हैं प्लांट पर, ठीक है? देखो दुनिया में दो टाइप के जीव हैं, ठीक? एक जीव वो होते हैं जो, उनको जो एनर्जी चाहिए जो कि मिलेगी ग्लूकोज से, ठीक है? तो कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपना ग्लूकोज खुद बनाते हैं, वो किसी और पे निर्भर नहीं होते, ठीक है? तो इस तरह के जीव जो अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट के लिए जिनको ग्लूकोज चाहिए। अच्छा, अब से मैं बोलूंगा कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च या ग्लूकोज, आप समझना एक ही चीज है, तीनों का मोटा माटी तीनों का एक ही नाम होता है, ऐसा मानो, ठीक है ना? तो एनर्जी किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज या स्टार्च, तीनों लगभग एक ही चीज मान लो आप। तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट के लिए जो सामान चाहिए उसे बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज या स्टार्च। अब कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपना ग्लूकोज, अपना स्टार्च या अपना कार्बोहाइड्रेट खुद बनाते हैं, वो किसी और पे निर्भर नहीं है। तो इस तरह के जीव को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इस तरह के जो जीव का जो होता है न्यूट्रिशन होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और कुछ जीव ऐसे होते हैं, ठीक है, जो उनको जो एनर्जी चाहिए जो मिलेगी ग्लूकोज से, कार्बोहाइड्रेट से, वो किसी और से अपने अंदर लेंगे। तो उस तरह के जो न्यूट्रिशन होते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो दो टाइप के जीव होते हैं, एक जो अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट खुद से पूरी करते हैं, और एक जो किसी और से पूरी करते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। पहले अपन पढ़ेंगे प्लांट के बारे में, जिसे पढ़ेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। आप पहले से पढ़ते आए हो फोटोसिंथेसिस, ठीक है? तो पहले वो पढ़ लेते हैं कि क्या होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, प्लांट के अलावा कोई और भी चीज है जो ऐसा करता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और उसके बाद में हम पढ़ेंगे ह्यूमंस के बारे में, मतलब हेटेरोट्रॉपिक के बारे में, कि उसमें कितनी वेरायटी है। उसमें वेरायटी है, मैं बताऊंगा अच्छे से, ठीक है? तो पहला टॉपिक कौन सा आता है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है ना? चलो बेटा, तो ऑनलाइन वाले बच्चे बेटा समझ रहे हैं? देखो बेटा,
तो पहला आता है टॉपिक आता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है, मैंने कहा ना, ये एक प्रोसेस है जिससे हम खाना अंदर लेते हैं। इट इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड, ठीक है, कन्वर्टिंग इट इनटू एनर्जी, जिससे हम एनर्जी लेंगे, एंड अदर वाइटल न्यूट्रिएंट। दो चीजें चाहिए हमको खाने से, एनर्जी और न्यूट्रिएंट। तो इस प्रोसेस का नाम क्या होता है, वो जिस प्रोसेस से हमको मिलता है उसे क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। बात समझ में आ गई? अरे हाँ के ना, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है, कैसे होता है, वो सब बताऊंगा मैं, ठीक है ना। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड न्यूट्रिएंट, ऑब्वियसली सबको चाहिए न्यूट्रिएंट, वो बोले ग्लूकोज हो, प्रोटीन हो, विटामिन हो, कुछ भी हो, सबको चाहिए फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग एंड ग्रोथ। अगर न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे तो बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ हो नहीं पाएगी, क्योंकि बॉडी में हर समय कुछ ना कुछ डैमेज तो होता ही रहता है। वो आप चाहो ना चाहो, बॉडी ऐसे ही बनी है, ऐसे ही बनाया गया है जीवों को ब्रह्मांड के द्वारा। अब ये जो न्यूट्रिशन है, ठीक है, इसमें दो वैरायटी है, एक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और एक इटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जो जीव अपना ग्लूकोज खुद से बनाते हैं उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉप, और उनका जो न्यूट्रिशन वो कहलाता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। बात समझ में आ गई? तो ऑटोट्रॉप क्या होता है, देखो, ऑटोट्रॉप्स आर द ऑर्गेनिजम्स दैट प्रिपेयर देयर ओन फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और हेटेरोट्रॉप्स क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म है दैट कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, वो किसी और पर निर्भर है, वो किसी और पे निर्भर है, भले वो ज्यादातर हम पेड़ों से खाना खाते हैं, राइट है, तो हम वो किसी और पर, मतलब हम निर्भर है ऑटोट्रॉप्स पे। तो पेड़ खाना बनाते हैं, ठीक है, उससे हम खाना ले लेते हैं। तो बोलो सर शेर तो सर कहाँ पेड़ खाता है, और इसके हिरन तो खाता है, हिरन क्या खाता है, पेड़। तो अल्टीमेटली सब डिपेंड किस पे है, पेड़ों पे डिपेंड है, ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड है। अरे हाँ के ना, तो अल्टीमेटली सारे जीव ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड करते हैं। पेट ही हो तो हिरन नहीं होगा, हिरन नहीं हो तो शेर नहीं होगा। बात समझ में आ गई? तो अल्टीमेटली जो हेटेरोट्रॉप्स है उनको सामान मिलता कहां से है, ऑटोट्रॉप्स से। ये बात समझ में आ गई? अब देखो, अब ये बेटा ध्यान रखना, ये दोनों के बीच में डिफरेंशिएट किया हुआ है, एग्जाम में कभी आए तो आपको इस तरीके से लिखना, ठीक है। ऑटोट्रॉप में जानते हो आप क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है। क्या होता है फोटोसिंथेसिस में, आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, मोटा मोटी आपको याद ही होगा। हवा से मिलता है CO2 प्लांट को, जमीन से मिलता है पानी, फिर उनके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल, और क्या मिलती है, सनलाइट। इन चारों से मिलकर क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है, ग्लूकोज। उससे क्या होता है, उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी होती है। तो फूड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम CO2, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज रिक्वायर्ड, कौन कौन करता है, ऑल ग्रीन प्लांट करते हैं, ठीक है। उसके अलावा ब्लू ग्रीन एल्गी, एक जीव, एक छोटा जीव होता है, आपने वो काई देखी है, पता वो ग्रीन ग्रीन कलर का कुछ आ जाता है, पानी पे आ जाता है बारिश के मौसम में, है ना, लील बोलते हैं उसे, वो लील भी यही करती है, ठीक है, उसके अंदर भी क्लोरोफिल होता है। ओके, और ऑब्वियसली डे टाइम में होता है क्योंकि सनलाइट डे टाइम में आता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, फूड इज ऑब्टेन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, क्लोरोफिल तो चाहिए नहीं इसमें, ठीक है। फिर जो भी एनिमल्स है, फंगाई है, अलग अलग टाइप के कौन कौन से जीव हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, है ना, इसमें हम भी आ जाते हैं, शेर, गाय, बकरी, भैंस, ये सब आ गए इसमें, ठीक है। और फूड, अब इसमें तो क्या होता है बेटा, रात हो या दिन हो, जब भूख लगी खा लो उठ के, ठीक है। पर इसमें ये प्रोसेस कब हो पाएगा, केवल दिन को ही होगा, क्योंकि तभी सनलाइट होती है। बात समझ में आ गई? ऐसे, फाइन। अब बेटा ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन जो है उसमें कौन सा प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस। क्या है, कुछ नहीं है कि केमिकल रिएक्शन है। कैसे होती है समझते हैं, सिंपल। तो क्या होता है कि जो प्लांट होते हैं या जो भी ऑटोट्रोप्स है जिनके पास क्लोरोफिल है, होता क्या है, उनको हवा से मिल जाता है CO2, एयर से, फिर वो पानी ले लेते हैं, ठीक है। प्लांट है तो पानी कहां से ले लेंगे, रूट में से ले लेंगे, ठीक है, रूट में से पानी ले लिया। अब CO2 और H2O दोनों उनकी पत्तियों में आ जाते हैं। पत्तियों में क्या होता है, क्लोरोफिल, और फिर दिन को क्या आ जाती है, सनलाइट। यदि चारों चीजें इकट्ठी होती है तब जाके एक रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन में तीन चीजें बनती है, C6H12O6, इसको बोलते हैं ग्लूकोज। क्या बोलते हैं इसे, ग्लूकोज, C6H12O6। फिर H2O और O2। हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन बनता है, हमने पढ़ा हुआ ना कि प्लांट ऑक्सीजन देते हैं। ऑक्सीजन बनती किस प्रोसेस में है, इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और इसे बोलते हैं ग्लूकोज। इसी से क्या मिलती है अल्टीमेटली हमें, एनर्जी। अरे हाँ क्या ना, इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत? अच्छा, अब मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ। अब से ना मैं दो वर्ड यूज करूंगा, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, सिंपलर सब्सटेंस। इन दोनों में अंतर क्या है वो बताइए।
ऑन हो गया। देखिए आगे सारे दो ही है। अच्छा बेटा, यहाँ तो कोई डाउट है किसी को? एनी डाउट? नो? अच्छा बेटा, आप में से किसी को अगर मैथ्स में बेसिक कोर्स करना है, ठीक है, मतलब थोड़ा मैथ्स में बेसिक में दिक्कत होती है, ठीक है, तो आज से मेरे बेटा बैच चालू हो रहे हैं बेसिक कोर्स के 3:30 से। जो इच्छुक हो बेटा, या आपके घर पे आपकी जान पहचान में किसी का मैथ अगर बहुत वीक है, आप यू कैन आस्क सामर्थी। सामर्थी का बेसिक मैं 9th में करवाया था। आफ्टर दैट देयर इज लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट इन हर मैथमेटिक्स। तो आपने विजिबली भी क्लास में देखा होगा, राइट है। बेसिक का होता क्या लोचा, हम जब कोई सम सॉल्व करते हैं, जेनिस ने भी किया हुआ, हम जब भी कोई सम सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, हमारा आंसर क्यों नहीं पड़ेगा, तो क्या होता है कि हमें मालूम नहीं रहता इसका आगे करना क्या है, और उसके आगे क्या करना होता है वो हम पढ़ते हैं लोअर ग्रेड्स में। तो अगर आपके कोई भी ऐसा घर पे है जिसको तकलीफ होती है मैथ्स में, उसका अभी स्कूल स्टार्ट होने से पहले अगर उसका बेसिक कवर हो जाता है, ठीक है, मेरा 100% एक्सपीरियंस है, जिसका बेसिक कवर हुआ है उसको बाद में हायर ग्रेड में कभी तकलीफ नहीं आई है, उसने अपनी चीजों को आराम से निकला। पिछले साल के बाद होता था एक्सपीरियंस, सानवी करके बच्ची आपकी स्कूल की है, ठीक है, हाफ ईयरली तक एक भी एग्जाम में पास नहीं हुई, लिटरली 5 नंबर 8 नंबर ये था मैथ्स में। तो वो लास्ट में आई, तो मुझे मालूम है कि बेसिक हम जो दिक्कत को है नहीं, दिमाग तो उसके पास था। मैंने कुछ नहीं किया, उसको क्लास में बिठाया, मेरे कुछ लेक्चर पढ़े थे बेसिक के रिकॉर्ड किए हुए, उसको बिठा के मैंने 4 दिन में वही दिखाया। उन्होंने तो 10th पढ़ाया ही नहीं, 10th में आई थी, पढ़ाया ही नहीं, तो यही देख 4-5 दिन दिखाया उसको बिठा के, जब उसको समझ में आ गया फिर चालू किया उसका मैथ, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पढ़ाया, वही बच्ची आज 100 में से 71 लेती। तो देखो मैं ये नहीं कह रहा कि जादू मैंने किया था, हाँ मैंने सिर्फ दवाई दी, जादू ऑटोमेटिक होता है। बात समझ में आ रही है? तो अगर कोई भी आपके नॉलेज में ऐसा है आपके घर पे जिसको तकलीफ होती है मैथ्स के बेसिक में, उसको बोलना कि आज से बैच चालू हो, ठीक है। अगर आपको भी करना है तो आप आ सकते हैं। आज से 3:30 चालू हो, ठीक है ना? ओके। अब देखो बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चों को आवाज आ रही है? अब देखो, तो ये तो बेटा आपने बहुत पहले पढ़ा हुआ कि वो क्या होता है फोटोसिंथेसिस, पर अब है ना कुछ दो नई चीजें, दो हम टर्म पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, सिंपलर सब्सटेंस। देखो इसको आप ऐसे समझो, देखो हमें जब भूख लगती है तो हम क्या खाते हैं, रोटी खाते जा रहे हैं, रोटी चावल, राइट है, राइट और रॉन्ग, ठीक। पर चावल कहाँ, चावल और गेहूं कहाँ से आते हैं? रोटी कहाँ से बनती है? आटे से। आटा कहाँ से आता है? गेहूं से, राइट है। गेहूं कहाँ से आता है? गेहूं के पेड़ से, तो सीधा गेहूं का पेड़ ही खाओ ना। अच्छा गेहूं कहाँ से बनते हैं? तो मिट्टी से बनते हैं, ऑब्वियसली मिट्टी में तो उगता सब कुछ, तो सीधा मिट्टी खाओ ना। बोल ध्यान, आज से मम्मी को बोलना बेटा मिट्टी टिक्का मसाला बना है, सीधा खेत में से पेड़ लेके आ जाओ, खुशी भैंस के साथ चलने लग जाओ। क्या बोलती है वृंदा? उन्हें बोले मजा आएगा सर। तो मैं तो खाते रहते थे, तो खाना ही है मेरे को। बताओ ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी देखो बेटा, अगर गाड़ी में पेट्रोल का इंजन है और बेटा उसमें आप डालेंगे हाइड्रोजन या डीजल, तो गाड़ी चलेगी नहीं, गाड़ी खराब हो जाएगी। आपको समझना पड़ेगा, हम सभी का सिस्टम अलग अलग, हमारे अंदर जो इंजन है वो अलग अलग है। अगर कोई चीज चलती है बैटरी से, उसमें डालोगे आप पेट्रोल तो काम नहीं करेगा। कोई चीज चलता है पेट्रोल से, उसमें आप डालोगे पानी तो काम नहीं करेगा वो। अगर चलता है पेट्रोल से डालोगे सीएनजी तो काम नहीं करेगा, सीएनजी का पूरा इंजन चेंज कराना पड़ेगा, यस और नो? तो हमारे बॉडी में पहले से एक इंजन भगवान ने दिया हो, राइट है। अब वो जो इंजन है, ठीक है, वो इंजन की एक लिमिटेशन है, हमारे इंजन की क्या लिमिटेशन होता है? देखिए, वो जो सीधा पौधा होता है, पौधा अगर हम वो खा लें तो कोई दिक्कत नहीं, वो कहाँ जाएगा? इंटेस्टाइन में। पर हमारा इंटेस्टाइन, हमारा जो सिस्टम है, वो उसको पचा नहीं पाएगा। बात समझ में आ रही है? उसके किसी काम का नहीं है। क्यों पता है? क्योंकि सर एक सेकेंड, पर प्लांट के अंदर तो सर वो सारे न्यूट्रिएंट तो है ना जो हमको चाहिए, हाँ है, बिल्कुल है, मना नहीं कर रहा हूं मैं, वो न्यूट्रिएंट है।
पर वो न्यूट्रिएंट किस अवस्था में है वो समझना पड़ेगा। अब मैं समझाओ, देखो बेटा, बहुत ही अजीब सी घटना होती है हमारी बॉडी में। देखो, हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो एक पाइप है। क्या है बेटा? वो एक पाइप है। क्या है? पाइप। ठीक है। उस मैं आगे तो आपको डीप में बताऊंगा। उस पाइप के ऊपर बहुत सारे होते हैं ब्लड वेसल्स। क्या होते हैं? ब्लड वेसल, जिसमें क्या होता है? ब्लड। क्या होता है? ब्लड। उसके चारों तरफ बहुत सारा ब्लड होता है। अंदर होता है हमारा खाना, जो हमने खाना खाया। ठीक है। अब देखो, मोटा माटी में आपको 3 वस्तुएं बताऊंगा। ठीक है, जो हमको, वैसे तो और भी हमको न्यूट्रिएंट चाहिए, पर हम ज्यादातर 3 के बारे में बात करेंगे चैप्टर में। पहला है ग्लूकोज, दूसरा है अमीनो एसिड, तीसरा है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। ये तीन ये तीन वो अब सुन, ध्यान सुनो। दिक्कत ये है कि हम जो खाना खाते हैं उसमें ग्लूकोज नहीं होता है, उसमें स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट होता है। हम जो खाना खाते हैं उसमें अमीनो एसिड नहीं होता है, उसमें प्रोटीन होता है। हम जो खाना खाते हैं उसमें फैटी एसिड और ग्लिसरॉल नहीं, उसमें फैट होता है। अब सर, ये इनमें और इनमें अंतर क्या है बताता हूं। देखो, हम जो खाना खाते हैं, ठीक है, उसके अंदर में हमारी बॉडी को, जो हमारे सेल्स हैं, ठीक है, उनको क्या चाहिए? ग्लूकोज। उनको क्या चाहिए? अमीनो एसिड। उनको क्या चाहिए? फैटी एसिड। क्यों चाहिए फैटी एसिड? मैं बताता हूँ। देखो दिक्कत क्या होती है, इन तीनों में अंतर है साइज का। किसका अंतर है? साइज का। स्टार्च स्टार्च का साइज बड़ा होता है, प्रोटीन का साइज बड़ा होता है, ये सारे की साइज बड़ी होती है, ये सभी की साइज बहुत बड़ी होती है। अब तो दिक्कत क्या होता है? दिक्कत ये होती है कि हम सब जानते हैं कि जितने भी न्यूट्रिएंट है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से कौन लेके जाता है उठा के? कौन लेके जाता है उठा के? ब्लड लेके जाता है। कहां से लेके जाता है? हर बॉडी के साथ लेके जाता है। अब देखो बेटा, जितने भी न्यूट्रिएंट है यहाँ पे, उसको आखिर में ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवार है, इसके आर पार जाना पड़ेगा, क्योंकि ब्लड तो इसके बाहर है। अरे यस और नो? जब वो इसके बाहर निकलेगा तब ब्लड उसको वहां से उठाएगा और वहां से ब्लड उसको बॉडी के पास लेके जाएगा। अरे यस और नो? भाई उसको ये स्मॉल इंडिया की दीवार तो पार करनी पड़ेगी ना, ये जितने भी कंपाउंड है। अरे हाँ के ना? अब पता दिक्कत क्या होती है, मुझे बताओ, अगर आपकी छन्नी में छेद छोटे हैं तो क्या बड़े बड़े पत्थरों से आर पार हो पाएंगे? हो पाएंगे क्या? नहीं हो पाएंगे ना। अरे हाँ के ना? सही बात है। यही दिक्कत है। हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर जो पोर्स है, या उसको भगवान ने ऐसे बनाया है कि उसमें से केवल छोटे साइज के पार्टिकल ही आर पार हो सकते हैं। अब दिक्कत क्या पता है, हम जो खाना खाते हैं उसमें स्टार्च, प्रोटीन और फैट होता है। इसकी साइज इतनी बड़ी है कि वो स्मॉल इंटेस्टाइन की उस छेद को आर पार नहीं जा सकता, क्योंकि डिजाइन ऐसे बने। हम क्या करें? तो फिर क्या होगा? ये किसी काम के नहीं हमारे। अगर ये हमारे बॉडी के अंदर चले भी गए तो स्मॉल इंटेस्टाइन चाह के भी इनको ब्लड को दे नहीं पाएगा, और ये यूं के यूं निकल जाएंगे बाहर, क्योंकि उसके पोर्स ही छोटे छोटे हैं। इसकी साइज ही ऐसी है कि एक, तो इनको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। बात समझ में आ गई? अब दिक्कत क्या पता है? दिक्कत ये है कि हमारे खाने में तो यही होता है। तो आपने सुना डायग्राम की, उससे खाना पच गया। अच्छा, जानते हो खाना पचने का मतलब क्या होता है? खाना पचने का मतलब ये है कि जब जितना भी स्टार्च हमने खाने में से लिया है, जब सारा स्टार्च क्या बन जाए? ग्लूकोज। जितना भी हमने प्रोटीन खाने में से लिया है, जब सारा क्या बन जाए? अमीनो एसिड। जितना भी हमने फैट खाने में से लिया है, जब सारा क्या बन जाए? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। सर ये क्यों चाहिए? ये इनकी साइज छोटी होती है। कैसी होती है? छोटी। इनकी सबकी साइज छोटी है, और ये साइज जो होती है आराम से स्मॉल इंटेस्टाइन के छेद को पार करके क्या चली जाती है? ब्लड में। मतलब अगर ये नहीं बना इन लोगों से, अगर मान लो कि जितना खाने में स्टार्च, प्रोटीन और फैट है, इन सभी से अगर ये बन गया तो हम बोलेंगे खाना पच गया।
खाना पचने का मतलब क्या होता है पता है? कि पॉटी आ गई खाना पच गया नहीं, वॉशरूम आया कि खाना पच गया नहीं, वो डाइजेशन नहीं है। डाइजेशन का मतलब होता है कि जितना हमने क्या खाया था, स्टार्च, प्रोटीन, फैट, वो सारा क्या बन गया? स्टार्च को तो बनाना है ग्लूकोज, प्रोटीन क्या बनना चाहिए? अमीनो एसिड, फैट क्या बनना चाहिए? फैटी एसिड। मतलब सारे कॉम्प्लेक्स किसमें कन्वर्ट हो जाने चाहिए? सिंपल में। सिंपल मतलब छोटी साइज वाले। ये क्यों जरूरी है? ये क्यों जरूरी है? सर ये जरूरी इसीलिए है क्योंकि इनकी साइज छोटी है, तो ये छोटी साइज ही केवल पार कर पाएगी स्मॉल इंटेस्टाइन को, बड़ी साइज वाले पार्टिकल आर पार नहीं जा पाएंगे उसको। भगवान ने बनाया ऐसा, हम क्या करें उसमें? अरे हाँ के ना। तो खाना पचने का मतलब क्या है? व्हेन ऑल द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कन्वर्ट इनटू सिंपलर सब्सटेंस। तो अब से जब भी बोलूं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस तो समझ जाना कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, और मैं बोलूं सिंपल सब्सटेंस तो समझ जाना मैं किसकी बात कर रहा हूं। अरे हाँ के ना। अरे बोलो, अरे बोलो। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यहां तक बात समझ में आई? तो अब से बताओ, अब लोग पूछेगा कि खाना पचना का मतलब क्या होता है, तो क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? खाने के अंदर जो भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, खाने के अंदर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस क्यों है मैं वो भी बताऊंगा। तो सर, अगर खाने के अंदर सीधे सिंपल सब्सटेंस है तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है, बल्ले बल्ले। तो सर एक सेकेंड, अगर खाने के अंदर सारे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है तो इन कॉम्प्लेक्स को सिंपल बनाता कौन है? यही तो काम है हमारे मुंह का, हमारे पेट का, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का। वो यही करते हैं, वो कॉम्प्लेक्स को तोड़ के क्या बनाएंगे? सिंपल। तो उनका यही काम है, बस इसी को बोलते हैं डाइजेशन, इसीलिए तो वो चाहिए। अगर मान लो कि पहले से ही सब सिंपल सब्सटेंस, हम जो खाना खाते हैं उसमें सब सिंपल ही होता, तो कोई जरूरत ही नहीं है, वो ही कहीं पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन तक, बीच में किसी की कोई जरूरत ही नहीं है। पर ऐसा तो होता नहीं है, मजबूरी है हमारी। तो आपको कॉम्प्लेक्स और सिंपल दोनों में आंसर समझ में आया? बोलो बोलो। अरे आया कि नहीं आया? पक्का आ गया समझ में? बेटा ऑनलाइन वाले समझ गए? अब ध्यान सुनो, आप नोटिस करो, प्लांट ने जब फोटोसिंथेसिस किया तो क्या बनाया? ग्लूकोज। और ग्लूकोज तो क्या है? सिंपल सब्सटेंस है। तो आप बोलोगे सर अगर ग्लूकोज सिंपल सब्सटेंस है तो हम तो प्लांट ही खाते हैं सर आखिर में, तो हमको ग्लूकोज क्यों नहीं मिलता? अब सुनो, दुनिया के हर जीव को कहां से मिलती है एनर्जी? ग्लूकोज। हर जीव को, भले वो सिंगल सेल वाला बैक्टीरिया हो कि मल्टी सेल वाले इंसान हो, गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, प्लांट हो, कोई भी जीव हो, सबको एनर्जी मिलती है ग्लूकोज से। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, अर्थ वाला है, अर्थ की बात करें, ठीक है? अब तो प्लांट को भी एनर्जी चाहिए, ठीक है? अब प्लांट जब अपना ग्लूकोज बनाता है, अब प्लांट को मालूम है कि उसको कितना एनर्जी का रिक्वायरमेंट है। अब मान लो कि प्लांट ने, इमेजिन करो कि प्लांट ने, इमेजिन करते हैं कि 100 पार्टिकल बनाए ग्लूकोज के। कितने बनाए? 100 पार्टिकल। उसको केवल 50 पार्टिकल की जरूरत है एनर्जी के लिए, तो वो 50 पार्टिकल जो है एनर्जी ग्लूकोज के, उससे तो क्या बना लेगा? एनर्जी। और जो बचे हुए 50 है ना, उसको वो कन्वर्ट कर लेता है स्टार्च में। किसमें कन्वर्ट कर लेता है? स्टार्च में। द कार्बोहाइड्रेट, मतलब जो भी है, जो भी बना है ग्लूकोज, which is not used immediately is stored in the form of starch. प्लांट उसको स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है। दूसरा, प्लांट अपना, प्लांट बनाता है अमीनो एसिड, फिर उसको किसमें कर लेता है? प्रोटीन में। तभी तो तकलीफ है भाई, ये क्योंकि प्लांट को प्रोटीन से मतलब है, प्लांट को प्रोटीन चाहिए, तो प्लांट को जैसे ही मिलेगा अमीनो एसिड, कहां से मिलेगा? वो मिट्टी में से मिलेगा उसको। अब वो जैसे ही मिलेगा उसको, वो क्या कर लेगा? उसको क्या मिलेगा? प्रोटीन, कि प्लांट को प्रोटीन से मतलब है। प्लांट को किससे मतलब है? स्टार्च से। वो खाना स्टोर करेगा, ठीक है, स्टार्च बना देगा, राइट है? अब दिक्कत ये है कि प्लांट बनाता है स्टार्च, प्लांट बनाता है प्रोटीन, और हम जब खाते हैं प्लांट को तो हमें उससे क्या मिलता है? सीधा स्टार्च, प्रोटीन मिलता है। और हमको क्या चाहिए? हमको तो वो सिंपल वाला फॉर्म चाहिए, इसलिए हमको ये पूरा सिस्टम चाहिए डाइजेशन का, ताकि वो कॉम्प्लेक्स क्या बन जाए? सिंपल। बात समझ में आ गई? तो प्लांट क्या करते हैं, ऑटोट्रॉफ जितने भी होते हैं वो सारे फोटोसिंथेसिस में बनाते हैं ग्लूकोज। वो ग्लूकोज क्यों चाहिए? एनर्जी के लिए। जितना एनर्जी का रिक्वायरमेंट है उतना तो वो यूज कर लेंगे, और जो रिक्वायरमेंट अब उनको मान लो कि रिक्वायरमेंट नहीं है एक्स्ट्रा वाला, तो वो क्या कर लेंगे? उसको स्टोर कर देंगे, किसके रूप में? स्टार्च के।
यहाँ तक बात समझ में आएगी नहीं? यहाँ तक तो बात क्लियर है एकदम? पक्का? ये सब चीज आगे जाकर लिंक होगी ना, देखना आगे तक। तो कॉम्प्लेक्स और सिंपल समझ में आ गया, डायरेक्शन सिस्टम क्यों चाहिए हमको समझ में आ गया, वो काम कैसे करना आगे बताऊंगा आपको। कितना क्लियर है? पक्का? बेटा ऑनलाइन वाला समझ रहे हैं? तो देखो बेटा, प्लांट क्या करता है, वो जो भी ग्लूकोज बनाया है उसको स्टोर करेगा स्टार्च के रूप में, और जब भी उसके बुरे दिन आते हैं, बुरे दिन मतलब कभी अकाल पड़ गया, गर्मियां बढ़ गई, तो उसने जो स्टार्च बॉडी के अंदर यूज किया होता है, स्टोर किया होता है, उसको वापस क्या कर लेता है, यूज कर लेता है। फिर उसी स्टार्च को वो क्या क्या बनाता है, फ्रूट बनाता है, या जो भी फल होता है वो वही हम खाते हैं। अरे हाँ क्या ना, बात समझ आ गई? ऐसा हमने पता नाइन्थ में पढ़ा था वैक्यूल्स के बारे में। अब हमने पढ़ा प्लांट के वैक्यूल बड़े बड़े क्यों होते हैं। प्लांट अपने वैक्यूल में सामान को स्टोर करता है, स्टोरेज सैक, याद करो। 90% जगह घेर लेता है प्लांट के सेल की, याद होगा तो पढ़ा था ध्यान से। ठीक है, प्लांट सब अपना सारा सामान स्टोर करता है, जितना चाहिए तो यूज कर लेगा फटाफट से और बाद में स्टोर कर देता है। ठीक है ना, और वही स्टोरेज फूड जो है हम खाते हैं प्लांट से। अब देखो बेटा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस समझ में आ गया। अब इसमें होता क्या क्या है वो समझ लो। ठीक है, कैसे होता है ये। तो देखो, कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, क्या क्या होता है प्लांट के अंदर में। सबसे पहला, देखो कौन सी घटना घटती है, तो पहली घटना, सबसे पहले प्लांट को क्या मिलता है, क्या मिलता है, सनलाइट मिलता है। अरे आगे ना, मान लो कि एक लीव है, इस पे सनलाइट क्या गिर रही है, सनलाइट गिर रही है। ठीक है, लीव के अंदर क्या है, पत्ती के अंदर क्या है, क्लोरोफिल है। जैसे ही पत्ती पे गिरती है सनलाइट, क्लोरोफिल उस सनलाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। पहली घटना होती है, उसने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, सोख लिया उसको। ठीक है, फिर क्या होता है नेक्स्ट घटना, फिर वो कन्वर्ट करता है, वो क्या करता है पता है, स्प्लिट करता है वाटर मॉलिक्यूल को। वाटर मॉलिक्यूल क्या है, H2O। वो उसको स्प्लिट करता है, किसमें करता है स्प्लिट, बताता हूं। वो उस H2O को तोड़ता है किसमें, H2 और O2। वो जो प्लांट है पहले क्या करेगा, सनलाइट स्टोर करेगा। अब वो उसको एनर्जी मिली, अरे एनर्जी मिली उसको, राइट है। उस एनर्जी का इस्तेमाल करके वो किसको तोड़ेगा, वाटर। एक और तरीका है पानी को तोड़ने का, इलेक्ट्रोलाइसिस, करंट पास करके। प्लांट वही काम कैसे करता है, सनलाइट का यूज करके। अरे हाँ के ना, तो प्लांट को क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए, किसको तोड़ने के लिए, पानी को तोड़ने के लिए। कौन सी रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अरे हाँ के ना, अरे भाई बोलो यार, पानी टूटा पढ़ा था ना हमने चैप्टर नंबर 1 में, राइट और रॉन्ग। ठीक है, तो प्लांट क्या करेगा, पहले एनर्जी स्टोर करेगा सनलाइट वाली, उस एनर्जी का यूज करके वो पानी को तोड़ेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तोड़ लिया। और उसके बाद में थर्ड प्रोसेस होगा, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। देखो, प्लांट ने क्या किया है, CO2 ले लिया हवा से, पानी को ले लिया मिट्टी में से, सनलाइट का यूज करके उसने क्या किया, इसको तोड़ दिया H2 और O2 में। व्हाट इज रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, याद करो। रिडक्शन वो होता है जिसमें हाइड्रोजन ऐड होता है। अरे हाँ के ना, तो बाद में प्लांट हाइड्रोजन को ऐड कर लेता है कार्बन डाइऑक्साइड। और जब भी किसी चीज में हाइड्रोजन ऐड होता है उसे क्या बोलते हैं, रिडक्शन। अब बेटा लुक एट द फॉर्मूला, ग्लूकोज C6H12O6, उसमें कार्बन होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए, और सबसे क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन। CO2 में कार्बन है, ऑक्सीजन है, सिर्फ क्या चाहिए, हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन यहां से आ गया, क्या बन जाता है इन दोनों की वजह से, बात समझ में आ गई। तो देखो, ये और ये इसके दो टुकड़े हुए, फिर इन दोनों से बना ग्लूकोज, और ये ऑक्सीजन अलग से साइड में निकल जाता है। ये बात समझ में आ गई। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, सिंपल, पहले प्लांट एनर्जी स्टोर करता है क्लोरोफिल में, सनलाइट वाली। उस एनर्जी का यूज करके जो उसने मिट्टी में से पानी लिया है उसको क्या करता है, तोड़ता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। फिर वो जो हाइड्रोजन है उसको 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 किसे चिपकाता है, कार्बन डाइऑक्साइड से। किसी किसी को हाइड्रोजन से मिलाना मतलब
रिडक्शन, तो CO2 का रिडक्शन हुआ और CO और H मिलकर क्या बन जाता है, ग्लूकोज। और इससे फाइनली क्या पूरी हो जाती है, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन। समझ में आ गया? तो इस तरीके से ये पूरी रिएक्शन करती है। बात समझ में आ गई? प्लांट की लीव के अंदर क्या चल रहा है वो हमने देखा। पक्का? कोई डाउट है तो बोलो यहाँ पे। ऑनलाइन में कोई डाउट है बेटा? ऑनलाइन वाले बच्चे जाने दिन चल रहा है ना? ठीक है, देख नोट नाउ आया क्या? ठीक, चलो। अच्छा, अब बेटा कुछ चीजें हैं, अब बेटा समझ लेते हैं कि प्लांट को आखिर में ये मिलती कहाँ से है, ये CO2 हवा से मिलती है। चलो एक बात समझ में आती है, प्लांट जो है वो पानी रूट से अंदर ले लेता है। हमको भी अगर कोई गैस चाहिए तो हम नोज से अंदर लेते हैं। अब प्लांट के तो नाक वाक तो होते नहीं है, तो प्लांट कैसे अपने अंदर लेता है, बाहर की CO2 को अंदर खींचता है, और जो उसने ऑक्सीजन बनाया अंदर वो बाहर क्या छोड़ता है? इसका आंसर है, प्लांट में जो पत्तियां होती है ना, पत्तियों को अगर आप सही से जूम करके देखो अंडर माइक्रोस्कोप, तो आपको है ना छोटे छोटे छेद दिखेंगे। उन छेद को बोलते हैं, पोर्स को बोलते हैं स्टोमेटा। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। अगर आप प्लांट की एक लीव को माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करोगे तो आपको कुछ इस तरह की चीज दिखेगी। यहाँ बेटा आपको यहाँ पे आपको ये दिख रही होगी एक पत्ती। अगर इसको आप जूम करोगे तो आपको ऐसे दिखेगा। इसको ये दिख रहा है, ये सब सेल्स है, पर कहीं कहीं पे आपको बीच में ये छेद दिखेंगे, दिख रहे हैं? यू कैन सी द होल्स, इन्हें बोलते हैं स्टोमेटा। एक तरह से आप कहते हो पेड़ के नाक है ये, वर्ड नाक वर्ड यूज नहीं करना एग्जाम में, वैसे समझाने के बता रहा हूँ। और ये हर पत्ती पे होता है स्टोमेटा, ठीक है? ये जब स्टोमेटा खुलता है, जब ये छेद खुलता है तो CO2 अंदर आ जाता है और ऑक्सीजन बाहर चला जाता है जो भी उसने बनाया है। फिर जब उसको लगता है कि आप CO2 मिल गया, मुझे जितना चाहिए, तो बस पोर को बंद कर देता है, ठीक है? फिर जब वापस चाहिए तो वो ओपन कर लेता है। और ये जो स्टोमेटा है, इसके देखो मैं आपको ना पहले स्टोमेटा और गार्ड सेल में अंतर समझाता हूँ। देखो इस फोटो से बेहतर समझ में, ये जो आपको दिख रही है खाली जगह, ये खाली जगह को बोलते हैं स्टोमेटा। पर आपको ये दो दो दिख रहे हैं उधर, जैसे कि दो राजमा चावल हो, बीन शेप स्ट्रक्चर। अरे हाँ के ना? अरे ये दिख रहे हैं, दो चीजें हैं। एक तो ये जो खाली गैप है, इस गैप को बोलते हैं स्टोमेटा। और जो आपको ये साइड में दिख रहे हैं, ये जैसे कि कोई बीन राजमा चावल हो, दिख रहा है ये, इसे बोलते हैं गार्ड सेल्स। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? गार्ड सेल्स। बात समझ में आ रही है? अब देखो बेटा, अब ध्यान से देखना बेटा। अब ये जो गार्ड सेल्स है, बस यही क्या करते हैं, यही स्टोमेटा को ओपन करते हैं और क्लोज करते हैं। यहाँ पे आपको दोनों फोटो दिखेंगे, एक आपको ओपन स्टोमेटा दिखेगा, एक आपको क्लोज स्टोमेटा दिखेगा। तो गार्ड का काम क्या है? इट रेगुलेट्स द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये स्टोमेटा काम है। तो किसके जरिए होता है गैस का एक्सचेंज? स्टोमेटा का। क्लियर है? अब कैसे होता है तो बेटा वो देख लो एक बार। आप नोटिस करोगे जब स्टोमेटा ओपन है तब गार्ड सेल थोड़े से फूले हुए हैं, और जब स्टोमेटा क्लोज है तो थोड़े से पतले पतले हो गए। राइट है? राइट है? ये क्यों होता है? देखो सिंपल है, जब भी स्टोमेटा ओपन करना होता है, ठीक है, प्लांट जो है वो ये क्या करते हैं, ये अपने अंदर पानी को स्टोर करते हैं, ये फूल जाते हैं। जब फूल फूल जाते हैं तो ये दूर दूर हो जाते हैं।
भाई सीधी सी बात है, दो गुब्बारे पास में रखो, ठीक है, आप उनको फुला वगैरह दूर दूर चले जाएंगे क्योंकि उनको जगह चाहिए ना फिर, अरे हाँ के ना, तो सेम तो ऐसा होता है। तो जैसे ही अपने पानी को व्हेन दे एब्जॉर्ब वाटर दे स्वेल्स, और वो फूल के दूर दूर हो जाते हैं ऐसे, ठीक है, तो एक गैप क्रिएट हो जाता है बीच में, ठीक है, उसे वो स्टोमेटा है। और चलो देखिए नहीं आप स्टोमेटा बंद करना है, तो वो जो पानी इन्होंने अपने अंदर सोखा होता है वो वापस से बाहर निकाल देते हैं, तो दे बिकम फ्लैसिड एंड फ्लैट, फ्लैट होकर वो चौड़ जाते हैं ऐसे। अरे बात समझ में आ रही है? अरे आगे ना भाई, दो हाथ है ऐसे, मैं यूं हाथ है मेरा ये, ठीक है, ऐसे। अब अगर मैं फुला के रखूंगा तो ये गैप हो जाएगा, और मैं यूं करूंगा तो बंद हो जाएंगे। अरे भाई यहाँ के ना, इट्स लाइक दिस, जब फूलते हैं तो गैप क्रिएट हो जाता है, और जब वापस से पानी बाहर निकालते हैं तो वो फ्लैट हो जाते हैं, एकदम चपटे हो जाते हैं, तो वो गैप बंद, इट्स लाइक ओपन क्लोज, ओपन क्लोज। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से स्टोमेटा जो जो गार्ड सेल है वो स्टोमेटा को ओपन और क्लोज कर बाय यूजिंग वाटर, ठीक है। और देखो प्लांट को ये मालूम है उसको कब ऐसा करना है, प्लांट इज अ वेरी इंटेलिजेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओके, भले आपको लगे ना लगे, बट इट इज अ वेरी इंटेलिजेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब देखो बेटा, तो समझते हैं व्हाट इज स्टोमेटा, एक्सप्लेन इट्स फंक्शन। दीज आर द स्मॉल ओपनिंग, वो जो ओपनिंग्स है लोअर सरफेस ऑफ द लीफ, दीज पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। और इस स्टोमेटा के चारों तरफ क्या होते हैं? गार्ड सेल्स। क्या होते हैं? गार्ड सेल्स। स्टोमेटा क्या करता है? इट हेल्प इन द ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर। फिर लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द स्टोमेटा क्रिएट अपवर्ड पुश, मैं ये पॉइंट समझाऊंगा अभी। और ये तीसरा पॉइंट, दे हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वो जो पानी अंदर बाहर है ना, वो जो गैस अंदर बाहर होती है ना, ये वाटर ट्रांसपिरेशन में समझाऊंगा। अब किस तरीके से ओपनिंग और क्लोज होता है तो समझाया, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर इज द फंक्शन ऑफ गार्ड सेल। स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करना किसका काम है? गार्ड सेल का काम। कैसे करता है? गार्ड सेल स्वेल्स व्हेन वाटर फ्लोज इन, जब वाटर जाता है इन तो वो स्वेल सूज जाता है, फूल जाते हैं, और स्टोमेटा ओपन हो जाता है। और जब पोर्स क्लोज हो जाते हैं अगर गार्ड सेल श्रिंक हो जाए, मतलब पानी बाहर निकल, जैसा मैंने बताया। अब अब आते हैं कि ये ट्रांसपिरेशन क्या होता है। देखो, अब आप सिंपल लॉजिक लो, आपके घर के छत के ऊपर टंकी है, पानी नीचे होता है टैंक में, पानी ऊपर चढ़ाना है, ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा। क्या लगाते हो? मोटर लगाते हो, सही है। तो यार क्या ये सेम काम प्लांट नहीं कर रहा है? जड़ इतनी नीचे है, पत्ती इतनी ऊपर है, पानी तो जमीन में ही है, तो पानी को ठीक नीचे से ऊपर पहुंचाना है बिना मोटर के। सोचो, प्लांट वही काम सोखता होगा ऐसे, पर कैसे भाई? आप जानते हो, पता है मोटर क्या करती है? मोटर वही करती है, मोटर खींचती है पानी को, उसको बोलते हैं सक्शन फोर्स। क्या बोलते हैं? आपने कभी ऑब्वियसली बहुत बार किया ही होगा, तो आपने स्ट्रॉ, जब स्ट्रॉ से पीते हो आप कभी जूस या कुछ भी, तो आपका मुंह थोड़ी टच कर रहा है जूस को, जूस तो नीचे है, ऊपर क्यों आया? जब हम ऐसे करते हैं ऐसे, तो हम क्या करते हैं, हम उस स्ट्रॉ में एक वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं, बोलते हैं सक्शन फोर्स। वो सक्शन फोर्स उस पानी को, उस जूस को ऊपर लेके आता है। जब तक उस नली में सक्शन फोर्स नहीं आएगा तब तक वो ऊपर नहीं आएगा। अब हमारे घर पे तो जो सक्शन फोर्स है वो कौन कौन पैदा करता है? मोटर, काम हो गया। प्लांट में तो पैदा करेगा प्लांट, जाइलम पाइप है, जाइलम तो वो पाइप है जिससे, जाइलम स्ट्रॉ है, स्ट्रॉ में क्या पैदा करना पड़ेगा? सक्शन फोर्स। वो कौन करेगा? जाइलम इज, वो आपकी स्ट्रॉ, और कोई तो चाहिए खींचने वाला, वो है स्टोमेटा। समझो, जैसे ही स्टोमेटा ओपन होता है सर, तो स्टोमेटा जो होता है वो, देखो आप ऐसे समझो, है ना, इट इज लाइक दिस, ये प्लांट है, ये इसकी जड़ें हैं, ठीक है, ओके, ये यहाँ पत्तियां हैं और यहाँ पे स्टोमेटा है। क्या है यहाँ पे? स्टोमेटा। ऐसा मान लो ये स्टोमेटा, स्टोमेटा से जुड़ा होता है आपका जाइलम। क्या जुड़ा होता है? एक पाइप, ऐसा मान लो ये पाइप है। जैसे ही स्टोमेटा ओपन होता है, ये स्टोमेट, और जड़ में क्या है? पानी है, ठीक है। जैसे ही स्टोमेटा ओपन होता है, ये स्टोमेटा वो करता है क्रिएट सक्शन फोर्स।
So stomata, when stomata open, it create the suction force. Due to the suction force, water comes upward. इसका और भी कारण है, ठीक है। एक होता है कैपिलरी एक्शन, वो आप हायर ग्रेड में पढ़ोगे जब आप 11th 12th में आओगे। एक वो भी काम मेन, एक वो भी रोल, ठीक है। और सेकंड काम क्या, सेकंड दो कारण है पानी को ऊपर आने के। एक है कैपिलरी एक्शन, जो कि हम अभी उसमें हम जाएंगे नहीं, और एक है सक्शन फोर्स, वो कौन करता है, क्रिएट स्टोमेटा। और कैपिलरी एक्शन और सक्शन फोर्स, ये दोनों मिलके उस पानी को ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है। और जब भी स्टोमेटा ओपन होता है, पानी पर आता है। अब स्टोमेटा ओपन है तो कुछ पानी क्या होता है, प्लांट की पत्ती से बाहर निकल जाता है वाटर वेपर के रूप में। आपने पता है ये एक्टिविटी करनी है तो घर पे क्या करना, आपके घर पे कोई प्लांट पौधा हो, उसकी क्या होता है, उसकी कुछ पत्तियां लेना, उसकी पत्ती ज्यादा थैली बांध देना, थैली बांध के उसको टाइट रबर बैंड से बांध देना, ऐसे बांधना कि अंदर बाहर कुछ निकल ना पाए। आधे घंटे छोड़ना, आपको पत्ती के अंदर ना पानी की बूंदे दिखी, कहां से आई, वही ट्रांसपीरेशन। जब स्टोमेटा ओपन होता है तो बनता है सक्शन फोर्स, तो पानी ऊपर आता है, पानी आता है पत्तियों में। अपनी स्टोमेटा खुल रहा है तो कुछ पानी का जाता है पत्तियों से बाहर निकल जाता है स्टोमेटा के जरिए। सो व्हेन प्लांट लूज वाटर थ्रू स्टोमेटा, इट इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। बात समझ में आ रही है। और पता है ट्रांसपीरेशन क्यों करना पड़ता है प्लांट को, अरे भाई प्लांट पूरे दिन धूप में है, सही है, उसकी बॉडी को भी तो क्या रखना, ठंडा, उसके लिए क्या चाहिए, पानी। तो पानी को तो लगातार ऊपर लाना पड़ेगा ना। तो प्लांट अपनी बॉडी, एक तो प्लांट को वाटर तो चाहिए फॉर फोटोसिंथेसिस, एक वाटर भी चाहिए बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए। तो पानी की सप्लाई कंटिन्यू चाहिए। बात समझ में आई। यही सब क्यों होता है, ट्रांसपीरेशन की वजह से। जो कौन क्रिएट करता है, स्टोमेटा, सक्शन फोर्स। when stomata open it creates a suction force, water move upwards, कुछ वाटर स्टोमेटा से बाहर निकल जाता है, that loss of water is known as transpiration। और ट्रांसपिरेशन की बुरी बात नहीं है, पानी तो खींचना ही पड़ेगा ना ऊपर भाई, अरे हाँ के ना। बात समझ में आई। तो ये समझो कि ट्रांसपिरेशन प्लांट की मजबूरी है, अगर स्टोमेटा ओपन होगा नहीं, वो होगा नहीं, खेल खत्म। तो ट्रांसपिरेशन हर प्लांट की मजबूरी है, कोई भी प्लांट हो उसको करना ही पड़ता। और यही आती है सबसे यूनिक बात। देखो, जो प्लांट हरे भरे जंगलों में है वहां तो कोई तकलीफ नहीं है, पानी तो भरमार है उसके पास, ठीक है। पर जो प्लांट डेजर्ट में है वहां पर, अब समझो फोटोसिंथेसिस कब होता है, दिन में, दिन में होता है कि नहीं होता है, राइट है। क्या चाहिए फोटोसिंथेसिस में, पानी, सनलाइट, क्लोरोफिल और CO2। क्लोरोफिल तो प्लांट के पास खुद है, पानी उसने अब देखो, तो वो तो है ही है। अब तो सनलाइट चाहिए, वो तो उसको मिल जाएगी सन से सुबह सुबह। अब उसको अगर करवाना है फोटोसिंथेसिस तो एक चाहिए पानी, चलो वो तो ले लेगा, कहां से ले लेगा, वो मिट्टी में से ले लेगा, सिस्टम बोल देंगे, ठीक है ना। और CO2 कहां से लेना पड़ेगा, हवा से। पानी को ऊपर खींचने के लिए और CO2 लेने के लिए क्या ओपन करना पड़ेगा, स्टोमेटा। अब वहीं फंस जाता है डेजर्ट वाला प्लांट। अगर उसने दिन में अपना स्टोमेटा ओपन किया तो CO2 तो अंदर आ जाएगा, पर इतनी गर्मी है कि बहुत सारा पानी बाहर निकलेगी, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा ना। इतनी गर्मी में वो जो पानी वो खींचेगा सारा क्या बन जाएगा, भाप बन जाएगा, स्टोमेटा से बाहर निकल जाएगा। रेगिस्तान वाले प्लांट को पानी पहले से कम है, राइट है, वो इतना वाटर लूज नहीं कर सकता बॉडी में से, इसलिए रेगिस्तान वाले प्लांट थोड़ी सी अलग स्ट्रेटेजी यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस में। वो क्या करते हैं पता है, देखो जो नॉर्मल प्लांट है वो क्या करता है, वो दिन के समय ही स्टोमेटा ओपन करता है, पानी ऊपर आया, बाहर से CO2 आया, थोड़ा बहुत पानी वेस्ट हुआ चलेगा क्योंकि उसके पास सप्लाई बहुत सारी है, उसको चिंता नहीं होती। बात समझ में आई। तो CO2 आया, पानी भी आ गया, सनलाइट आ गई, दिन पे क्या हो गया, फोटोसिंथेसिस। रेगिस्तान वाले थोड़ा अलग काम करो, वो सुबह नहीं, दिन में नहीं, वो रात के समय कुछ अलग काम करता है। क्या करता है पता है, वो उसको जो भी पानी चाहिए, जो भी CO2 चाहिए, वो सब रात के समय ही इकट्ठा कर लेता है, क्योंकि रात के समय धूप कम होती है। जब धूप कम होती है तो क्या होता है, पानी भाप कम बनेगा उसके बॉडी के अंदर में, पानी भाप कम बनेगा तो कम लॉस होगा ट्रांसपिरेशन से। तो वो रात के समय ही CO2 से इकट्ठा कर लेगा, और दिन के समय, अब देखो CO2 आ गया, पानी पहले से आ गया रात भर में, अब सुबह सुबह क्या आ जाएगी, धूप, खत्म, क्लोरोफिल तो ऑलरेडी है ही है।
बात समझ में आई? ये कौन अपना था स्ट्रेटजी? डेजर्ट सैलाड, डेजर्ट प्लांट। क्यों? क्योंकि दिन के समय ट्रांसपिरेशन की वजह से वाटर लॉस ज्यादा हो जाता है, इसीलिए। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं? बोलो, कोई डाउट है तो बोलो। एनी डाउट? बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे को डाउट है? यहाँ पे बात समझ में आ गई? एनी डाउट है तो बोलो बेटा। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या जरूरी है? टाइम देना क्या होगा? 11, 12 में। जहां तक कोई डाउट बोलो फटाफट। सब चीजें क्लियर एकदम? पक्का? पक्का? ठीक। अब देखो, फोटोसिंथेसिस में केवल एक ही ऐसी चीज है जो प्लांट को मिलती है, वो है ग्लूकोज। और ग्लूकोज क्यों चाहिए? एनर्जी के लिए। चलो, प्लांट की एनर्जी रिक्वायरमेंट तो पूरी हो गई, पर ग्लूकोज के अलावा बाकी न्यूट्रिएंट भी तो चाहिए बॉडी को। प्लांट को वो कहाँ से मिलेंगे? वो सारे न्यूट्रिएंट प्लांट को सॉइल से मिलेंगे। सिर्फ एक ही ऐसा न्यूट्रिएंट है जो प्लांट को कहाँ से मिलता है? हवा से, वो है CO। बाकी सभी न्यूट्रिएंट, वो पानी हो, वो नाइट्रोजन हो, वो फॉस्फोरस हो, कुछ भी हो, वो सब कहाँ से मिलता है उसको? सॉइल में से, रूट के जरिए। एक ही न्यूट्रिएंट कहाँ से मिलता है? कहाँ से मिलता है? एयर से। बाकी सब कहाँ से मिलते हैं? सॉइल में से। वही टॉपिक है यहाँ पे। हाउ डू प्लांट फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट? तो बाकी बचे हुए। प्लांट ऑल्सो नीड रॉ मटेरियल फॉर बिल्डिंग द बॉडी। वाटर यूज फॉर फोटोसिंथेसिस इज टेकन अप फ्रॉम द सॉइल, ठीक है, बाय रूट्स। एंड अदर मटेरियल लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीज इज टेकन फ्रॉम द सॉइल। मतलब CO2 के अलावा बाकी सब कहां से मिलता है? सॉइल से। डन। तो ये हमने प्लांट का मतलब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पूरा बना कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, कौन कौन करता है, उसमें क्या क्या होता है, उनकी जो बाकी रिक्वायरमेंट है वो कैसे पूरी होती है। ये बात समझ में आ रही है? अरे हाँ के ना? क्लियर है? डन। चल अब आगे बढ़े। अब एक बेटा कुछ एक्टिविटी है। देखो बच्चे, आप समझना, फोटोसिंथेसिस इज अ केमिकल रिएक्शन। इस केमिकल रिएक्शन में अगर एक भी, देखो, डू यू नो व्हाट इज केमिकल? किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो भी सामान चाहिए, जिसे बोलते हैं रिएक्टेंट, अगर उसमें से एक भी नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगी। मतलब अगर CO2 नहीं है तो भी रिएक्शन, मतलब रिएक्शन नहीं हो पाएगी। हाइड वाटर नहीं है तो भी नहीं हो पाएगा, सनलाइट नहीं है तो भी नहीं हो पाएगा, और क्लोरोफिल नहीं है तो भी नहीं हो पाएगा। तो हम है ना, दो एक्टिविटी पढ़ेंगे। एक एक्टिविटी में ये प्रूव करेंगे कि जो क्लोरोफिल है उसके बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता, और दूसरे में पढ़ेंगे CO2 के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। ये दो एक्टिविटी हमारे बुक में दी हुई। कौन कौन सी? क्लोरोफिल और CO। पहली एक्टिविटी में प्रूव करेंगे कि क्लोरोफिल क्यों जरूरी है फोटोसिंथेसिस। अगर वो नहीं हुआ तो क्या होगा? अगर वो नहीं हुआ तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। ये कैसे प्रूव करेंगे? तो मैं आपको अभी एक्टिविटी समझाता हूं, देखो। देखो करना क्या है, आपको है ना, आपने पता है ऐसे प्लांट देखे होंगे जिसकी पूरी जो लीव होती है वो ग्रीन नहीं होती है। वो कहीं कहीं से ग्रीन होती है, कहीं थोड़ी अलग कलर जैसी पत्ती आती है ना। आपने ऐसे बहुत सारे प्लांट देखे होंगे, वेराइटी ऑफ प्लांट आता है, राइट है। किसी की पत्ती पूरी पूरी ग्रीन होती है, किसी की पत्ती कैसी होती है? थोड़े पैच में ग्रीन, थोड़े से पैच में येलो या व्हाइट, जो भी। अब यहाँ रेड। इस तरह की लीव को बोलते हैं वेरीगेटेड लीव्स, ठीक है। तो आपको ऐसा प्लांट लेना है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं जहां जिस जिस हिस्से में वो ग्रीन है वहां पे क्या है? क्लोरोफिल। और जिस हिस्से में वो ग्रीन नहीं है वहां पे क्लोरोफिल नहीं है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि क्लोरोफिल का कलर कैसा होता है? ग्रीन। मतलब इस पार्ट का तो क्लोरोफिल है और बाकी सब पार्ट में क्लोरोफिल नहीं है। देखो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली जो प्लांट है
वो पूरे दिन करता था फोटोसिंथेसिस, उसने जो भी बनाया ग्लूकोज उसको किसमें करता है कन्वर्ट, स्टार्च में करता है। देख कितने लोग आए बेटा। ठीक है बेटा, देखो अभी अब ध्यान सुनना, जिस जिस पार्ट में वो ग्रीन है वहां क्लोरोफिल है, जहां जहां ग्रीन नहीं है क्लोरोफिल नहीं है। अब नॉर्मली क्या होता है, जब प्लांट पूरे दिन करता है फोटोसिंथेसिस तो केवल यहां यहां बनेगा ग्लूकोज, ठीक है, वो उसको किसमें कन्वर्ट कर लेगा, स्टार्च में, ठीक है, जितना चाहिए उसका यूज करके, और वो पूरे प्लांट को बांट देगा। तो मतलब नॉर्मली प्लांट के हर पार्ट में आपको क्या मिल जाएगा, स्टार्च। अब यहाँ भी स्टार्ट होगा, ये इसने नहीं बनाया, ये इस वाले पार्ट ने बनाया, पर इसने इसको सप्लाई कर दिया कि प्लांट को चाहिए तो वो सप्लाई करता रहता है, ठीक है, पूरे प्लांट को। अब एक केमिकल आता है, इसका नाम है आयोडीन। क्या नाम है, आयोडीन। आयोडीन की प्रॉपर्टी ये होती है कि जब आयोडीन और स्टार्च को आप मिक्स करते हो तो ब्लैक कलर इट कन्वर्ट इनटू ब्लू ब्लैक कलर, ब्लूइश, हल्का सा ब्लूइश और ब्लैकिश शेड आ जाता है। और आयोडीन केवल स्टार्च के साथ में मिलके ही वो कलर बनाता है, बाकी और कोई चीज नहीं है जिसके साथ आप मिक्स करो आयोडीन को और ब्लू ब्लैक कलर बनता है। तो आयोडीन केवल कब ब्लैक बनेगा, स्टार्च, अगर स्टार्च है तो ब्लू ब्लैक, वरना नहीं, राइट और रॉन्ग। अब क्या होता है, नॉर्मली अगर आप प्लांट की पत्ती उठाओ, ठीक है, तो उसके हर पार्ट में स्टार्च होगा, क्योंकि उसमें जो भी स्टार्च बना है वो पूरी प्लांट में सप्लाई हो गया। अब आप वो पत्ती लेके अगर उस थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करके उसमें आप डालोगे आयोडीन, तो पूरी पत्ती क्या बन जाएगी, ब्लू ब्लैक, क्योंकि हर पार्ट में स्टार्च है, राइट और रॉन्ग। तो हम क्या करेंगे पता है, हम एक ऐसा पौधा लेंगे जिसमें ये वेरीगेटेड लीव्स है, मतलब कहीं कहीं पे क्लोरोफिल है, इसको 3 दिन तक एक बंद डार्क रूम में बंद करो। क्यों, अगर वो डार्क रूम में होगा तो सनलाइट नहीं होगी, बिना सनलाइट के क्या होगा, नहीं होगा, मतलब नया ग्लूकोज नहीं बनेगा। अब जब नया ग्लूकोज नहीं बनेगा तो प्लांट कौन सा पार्ट यूज करेगा, वो जो उसने स्टोर किया है, स्टार्च, हाँ के ना। 3 दिन जब आप उसको बंद कमरे में रखोगे तो प्लांट ने जो अपना स्टार्च स्टोर किया था वो सारा स्टार्च वो यूज कर लेगा, क्योंकि उसको चाहिए अभी जिंदा रहना है उसको, और यहाँ के ना। तो जब आप 3 दिन उसको बंद करोगे कमरे में, डार्क रूम में, तो यहाँ पे जो स्टार्च है, यहाँ पे हर जगह का स्टार्च यूज होगा, पत्ती में कोई स्टार्च बचा नहीं है, पत्तियां मुरझाने लगेंगी थोड़ी सी, समझ जाना, अब स्टार्च खत्म हो गया, पूरी सूख में जाने देना, ठीक है। वो थोड़ा बहुत लगेगा हाँ भाई यार ये बिल्कुल मुर्जा गई है, समझ जाओ स्टार्च खत्म हो गया। अब हम पूरा श्योर है कि उस पत्ती में कोई स्टार्च नहीं है, ठीक है। अब उस पत्ती को तुरंत ले, उस प्लांट को तुरंत कहाँ लेके आ जाओ, सनलाइट में, पर ज्यादा लंबा दो दिन नहीं रखना, केवल कुछ घंटे रखना, वो डिपेंड अपन प्लांट टू प्लांट होता है। तो ज्यादा ज्यादा रखना नहीं, क्यों, केवल 1-2 घंटे रखो। अब क्या होगा, 1-2 घंटे जब सनलाइट आएगी, देखो यहाँ क्लोरोफिल है तो यहाँ क्या बनेगा, ग्लूकोज, यहाँ क्या बनेगा, ग्लूकोज, यहाँ क्या बनेगा, ग्लूकोज, पर यहाँ क्लोरोफिल नहीं है, यहाँ तो ग्लूकोज बनेगा नहीं। और आप इसने जैसे बनाया ग्लूकोज, कुछ यूज कर लेगा और कुछ क्या बना लेगा, स्टार्च। अब बेटा ऐसा कि प्लांट को तुरंत सप्लाई नहीं कर देता स्टार्च, उसको टाइम लगता है, उसको कुछ घंटे लगते सप्लाई करने के लिए, बनना, फिर उसको कन्वर्ट करना, उसको टाइम लगता है सप्लाई करने के लिए। तो आपने केवल थोड़े समय के लिए उसको धूप में रखा था, तो केवल यहाँ पे स्टार्च बनेगा, और वो स्टार्च आगे सप्लाई होगा नहीं, मतलब गारंटी से यहाँ पे स्टार्च होगा नहीं। अगर आपने 5-6 घंटे रख दिया फिर दिक्कत होगी, ज्यादा समय रखना मत, बहुत कम समय, आधा घंटा या मैक्सिमम 1 घंटा, डिपेंड अपॉन प्लांट टू प्लांट। अगर एक्सपेरिमेंट करोगे तो वो प्लांट के अकॉर्डिंग आपको सब मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन, है ना, यूट्यूब पे, गूगल पे, हाँ इस प्लांट को इसी तरह।
किसी को रखना पड़ता है आधा घंटा, किसी को 15 मिनट, किसी को 3 घंटे पे रख सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द प्लांट की वो सप्लाई कितनी जल्दी जल्दी करता है। तो अब आपने केवल थोड़े समय के लिए इसको धूप में रखा है, तो केवल जहां पे ग्रीन पैच थे वहां पे तो क्या बन जाएगा, क्लोरो ग्लूकोज या स्टार्च बन जाएगा, और बाकी जहां पे ग्रीन पैच नहीं है वहां पे कोई स्टार्च नहीं है। ठीक है, तुरंत वो पत्ती को तोड़ दो, उस पत्ती को लेके आओ, उबलते हुए पानी में रखो। ठीक है, फिर उसमें थोड़ा डाल दो अल्कोहल, उससे क्या होता है, प्लांट का जो पूरा जो है ना ग्रीन कलर वो हट जाएगा। अल्कोहल में पानी पत्ती को बॉयल करने से क्या होता है, जितना भी अंदर है ना क्लोरोफिल वो सब बाहर निकल जाता है, पूरी पत्ती का कलर एकदम व्हाइट हो जाएगा। व्हाइट का मतलब है कलरलेस हो जाएगा, वो ग्रीन पार्ट हट जाएगा पूरा, वो जितना था रेड ग्रीन था वो सब पार्ट बिल्कुल एक, जैसे कि मान लो कि कोई डल सा ग्रास, सूखी हुई घास देखिए, इस टाइप का पूरे पत्ती कलर बन जाएगा, इट विल बी कलरलेस। हाँ के ना, पत्ती बिल्कुल कैसे बन जाएगी, कलरलेस बन जाएगी। डन। तो अब क्या होगा थोड़े समय बाद में, जो लीव है वो सारी लीव इस तरह आपको बड़ा इस तरीके की दिखेगी, सब पार्ट एक जैसा। आप मालूम नहीं कर पाओगे कि कहां पे स्टार्च है, कहां कहां पे क्लोरोफिल था, वो सब पूरा एक जैसा हो जाएगा एकदम। अब हमें तो मालूम है ना ऑलरेडी कि केवल इतने इतने भाग में ही क्लोरोफिल था, केवल इतने इतने भाग में क्लोरोफिल था, केवल इतने इतने भाग में क्लोरोफिल था, केवल ये जहां जहां मैं शेडिंग कर रहा हूं केवल वहीं पे क्लोरोफिल था, क्योंकि केवल वहीं पे क्लोरोफिल था तो केवल वहीं पे स्टार्च होगा। अरे भाई हाँ क्या ना। अब हम जैसे ही उस पत्ती पे डालेंगे आयोडीन, तो आयोडीन पूरी पत्ती पे जाएगा। अब क्योंकि केवल ये वाले पार्ट ही ग्रीन कलर के थे तो केवल यही यहीं पे स्टार्च था, तो क्या होगा, केवल यही यहीं पे क्या आएगा, ब्लू ब्लैक कलर, जो कि आपको यहाँ दिख रहा है, बाकी किसी भी हिस्से में ब्लू ब्लैक कलर नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि इनके इस वाले पार्ट में क्लोरोफिल नहीं था, तो ये अपना स्टार्च बना नहीं पाया, और इन्होंने जो स्टार्च बनाया वो यहाँ सप्लाई नहीं हो, क्योंकि हमने बहुत कम समय इसको बाहर रखा था। बात समझ में आ गई, अगर ज्यादा समय रखते तो यहाँ भी पहुंच जाता स्टार्च, पर हमने जानबूझ के बहुत कम समय रखा तो यहाँ स्टार्च पहुंचा नहीं, केवल यही यही बना स्टार्च, तो जहां पे स्टार्च है वहां पे कलर आया ब्लू ब्लैक, बाकी जगह नहीं आया। अब यहीं पे क्यों आया, क्योंकि केवल यहीं पे क्लोरोफिल और यहाँ पे क्लोरोफिल नहीं था, जहां पे क्लोरोफिल नहीं था वहां ब्लू ब्लैक कलर नहीं आया, जहां क्लोरोफिल है वहां आया। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि क्लोरोफिल के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे क्लोरोफिल नहीं। बात समझ में आ गई, अरे बोलो, ये एक्टिविटी समझ में आई कि इसमें ऐसा क्यों हुआ, अरे भाई बोलो यार, अरे भाई बोलो ना भाई, पक्का, गारंटी, कोई डाउट है तो बोलो, एनी डाउट, एनी डाउट, ढूंढा, सौर्या, कोई डाउट है ऑनलाइन में, ऑनलाइन वाले बच्चे, नो, ओके बढ़िया, ये समझ में आ गया, डन। सौरभ, अब पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस, सॉरी CO2। CO2 क्यों जरूरी है, अगर मान लो कि CO2 नहीं हुआ तो क्या होगा, तो नहीं होगा, पर कैसे प्रूव करें इसको, तो देखो अगेन एक्सपेरिमेंट सेटअप करना पड़ेगा, है ना, वी विल सेटअप एक्सपेरिमेंट। सो देखो, आप चाहो, देखो आप अगर चाहो तो ये वाला डायग्राम भी लिख कर सकते हो एग्जाम में, हमारे बुक में एक और डायग्राम दिया, आप चाहो तो वो भी कर सकते हो, जैसी आपकी इच्छा है वो करो। ठीक है, जो आपकी इच्छा है आप वो दोनों तरीके से डायग्राम कर सकते हो, बुक में भी दिया हुआ है, आप चाहो तो ये वाला डायग्राम कर सकते हो। कुछ नहीं करना है, सिंपल सा प्रोसेस है। देखो, एक प्लांट लो, ठीक है, उस प्लांट, अभी नॉर्मली क्या वो प्लांट हेल्दी है, धूप में पड़ा था, उसके हर पार्ट में स्टार्च होगा, ठीक है, उसको 3 दिन का रख दो, कहाँ रख दो, बंद कमरे में, क्या होगा, सारा स्टार्च खत्म। अरे हाँ के ना, बात समझ में आ गई, फिर बंद कमरे में जाओ और
इस एक्सपेरिमेंट में जो कर रहे हैं वो काम करना। क्या करोगे, एक बोतल लेना, ठीक है, बंद कमरे में है उस समय, बंद कमरे में, ठीक है, सनलाइट अंदर नहीं आनी चाहिए, ठीक है, कोई अगर डिम लाइट है रेड कलर की ऐसी तो वो चलेगा। अब क्या करो, एक डब्बा लो, एक बड़ी सी पत्ती चूज कर दो, उसका आधा भाग डब्बे के अंदर, आधा भाग डब्बे के बाहर, और यहां पे जो भी है तो सील कर दो ताकि बाहर से हवा अंदर बाहर ना हो पाए। तो आधा पार्ट बाहर है पत्ती का, आधा पार्ट कहां पे है, अंदर, और अंदर डाल दो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। KOH की प्रॉपर्टी है कि हवा में जो भी CO2 होता है ना, CO2, ये उसको सोख लेता है अपने अंदर में। ये हवा में CO2 को रहने नहीं देता, सोख लेता है अपने अंदर। आपने पता है बहुत बहुत सामान मंगाया होगा अपने अमेजोन से, पता है उसमें इसमें स्पेशल वाटर बॉटल्स आती है, उसमें एक पाउच आता है, उस पर लिखा होता है सिलिका। वो पानी को ऑब्जर्व कर लेता है, मॉइस्चर को, ताकि चीजें मॉइस्चर फ्री हो जाए। वैसे ही KOH हवा के CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, अब समझो बेटा, ये पत्ती हवा में है तो इसको CO2 का सप्लाई है, इतने इतने पार्ट को, इसके इतने इतने भाग को CO2 मिल रहा है। अंदर KOH है तो अंदर डब्बे में कोई CO2 नहीं है। बेटा पहले समझो, ये वो पत्ती है जिसके अंदर अभी कोई स्टार्च मौजूद नहीं है, हमने इसको 3 दिन बंद कमरे में रखा, ठीक है। आधी पत्ती को बाहर रखा, CO2 सप्लाई मिल जाएगा, आधी पत्ती को अंदर रखा, अंदर CO2 नहीं है, CO2 नहीं मिलेगा। वो सब CO2 किसने ले लिया, KOH। इस पत्ती को कोई CO2 नहीं मिल रहा आगे वाले भाग, तो हाफ पार्ट को CO2 नहीं मिल रहा, इसको मिल रहा, ठीक है। अब इसको ऐसा का ऐसा धूप में लेके चलिए, छेड़ना नहीं ऐसा का ऐसा। अब क्या होगा बेटा, धूप बोतल के अंदर अंदर भी जाएगी कांच के जरिए, और धूप यहां पे गिरेगी। अब दिक्कत यह है, इसके पास में CO2 है जो बाहर से मिल रहा है, स्टोमेटा है इसके पास में, पानी आ गया, क्लोरोफिल है, सनलाइट है, क्या होगा, फोटोसिंथेसिस। इसको पानी मिल जाएगा क्योंकि रूट तो उसको सप्लाई कर देगी अंदर से, लीफ के अंदर से, ठीक है, सप्लाई कर दिया। ज्यादा देर नहीं रखना इसको, ज्यादा देर तो क्या होगा, जो CO2 यहाँ पहुंचा है ना तो धीरे धीरे यहाँ भी पहुंच जाएगा, प्लांट सही करते रहते हैं, तो ज्यादा देर मत रखना, थोड़े समय के लिए बाहर रखना है। वाटर आया वो तो उसको ऑब्वियसली पत्ती को मिल जाएगा, फिर क्या होगा, सनलाइट आ गया, क्लोरोफिल है, CO2 यहां से नहीं मिलता, तो आधी पत्ती में CO2 नहीं है, आधी पत्ती में CO2 है, ठीक है। थोड़ी देर रखो, पत्ती को तोड़ दिया। अब समझना बेटा, ये लीव है, ठीक है, अब समझो, हाफ पार्ट में फोटोसिंथेसिस हुआ था, इस पार्ट में फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, जिस पार्ट में हुआ वहां क्या बना है, स्टार्च, जिस पार्ट में नहीं हुआ वहां पर स्टार्च नहीं है। अब इस पत्ती को ले लो, पानी के अंदर बॉईल करो, एल्कोहल में बॉईल करो, सारा ग्रीन कलर निकल जाएगा, पत्ती कैसी बन जाएगी, कलरलेस। फिर डालोगे ऊपर आयोडीन के टीपे, राइट है, पूरी पत्ती पे आयोडीन चिपकाओगे, क्या होगा, इतना इतना भाग ब्लैक हो जाएगा और इतना इतना भाग व्हाइट का व्हाइट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस वाले पार्ट को CO2 का सप्लाई नहीं था, इसीलिए। तो CO2 सप्लाई नहीं था तो क्या नहीं हुआ, फोटोसिंथेसिस, वो नहीं हुआ तो स्टार्च नहीं बना, ग्लूकोज नहीं बना, ग्लूकोज से स्टार्च नहीं बना, खत्म। तो इस एक्टिविटी से क्या प्रूव हो गया कि CO2 नेसेसरी। बात समझ में आएगी नहीं, क्लियर है, अरे भाई यहाँ के ना, डन, ऑनलाइन वाले समझ के टाइम दे बेटा, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। ये पूरा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन खत्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के, और फिर रेस्पिरेशन और ट्रांसपोर्टेशन और वो सब हो गया, ठीक है, हेटरोटॉपिक में, ठीक है बेटा। ऑनलाइन वाले बच्चे सब क्लियर,
वो बस लेक्चर सही कर ले। बैटरी कितनी बची है?